बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के हवाले से। कंटेम्प्ट चार्जेस में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया गया, उससे कबल उन्होंने जवाब जमा कराया और उससे कबल एक मरतबा फिर उन्होंने जवाब जमा कराया। 2 मरतबा जवाब वो रिटन अपना सबमिट कर चुके हैं। 7 रोज़ का उनको टाइम दिया गया था सेकंड जवाब सबमिशन के लिए। आज जब वो पेश हुए, काफ़ी लंबे दलाइल रहे, तकरीबन 4-1 घंटे के करीब जो है ये समाअत जारी रही। 5 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की और इस केस की समाअत का मकसद ये था कि इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे में जो जज साहिबा के हवाले से रिमार्क्स पास किए, उस रिमार्क्स पर इमरान खान साहब माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या उनका उसके हवाले से क्या कहना है। इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, अलबत्ता उन्होंने वजाहत ज़रूर पेश की अपने उन दोनों जवाबात के अंदर। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर अफसोस है, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, फ़र्त जज्बात में कह गए या फ़र्त जो भी खिताब था उसके अंदर वो ये चीज़ कह गए, उनका इंटेंट ऐसा नहीं था। बहरहाल आज जब लंबी समाअत हुई और उस समाअत के अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई, माजी के रेफरेंसेस भी सामने आए, होने वाली सज़ाओं का जिक्र भी सामने आया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बहुत सारे लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी भी फ़र्द जुर्म जो है उसको भी अंडर डिस्कशन लाया गया। आज प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब अदालत ने उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 2 हफ्ते के बाद अगली समाअत रखी है। इसमें क्या मुमकिनात हो सकती हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, फ़र्द जुर्म जो आयद होगी क्या उससे कबल उससे पहले जो है वो कोई रास्ता बचा है इमरान खान साहब के पास, या 2 हफ्ते के बाद जब वहाँ पर पेश होंगे तो केस आगे बढ़ेगा, या सीधा जो है उनको जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के बाद उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इन तमाम चीज़ों का आज मौज़ूअ बहस लेकर आएंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। आप दोनों मेहमानों का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सर, आप इमरान खान साहब की नुमाइंदगी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कर चुके हैं और इस केस में भी आप उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज के इस फैसले को कैसा देखते हैं, और आपके नज़दीक जो कुछ भी आज हुआ कमरा अदालत में, व्हाट इज़ योर ओवरऑल ओपिनियन अबाउट दैट? यह है, उन्होंने शो कॉज नोटिस का जो जवाब था उसको सेटिस्फैक्ट्री डिक्लेयर नहीं किया, तो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। फर्द जुर्म आयद करने के लिए उन्होंने 22 तारीख रखी है, लेकिन वो जो शॉर्ट आर्डर है बहरहाल उसके अंदर जो आर्गूमेंट्स हम लोगों ने किए वो भी उसमें मिसिंग है, और जो माइकस थे जिनको फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, जिसमें मखदूम अली खान साहब साबिक अटॉर्नी जनरल और जिसमें मुनीर मलिक साहब साबिक अटॉर्नी जनरल, उनके आर्गूमेंट्स जो थे वो भी इनकॉर्पोरेट नहीं किए, और वो तफसील बहरहाल उसमें मौजूद नहीं है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सब्जुडिस मैटर है और मैं उसमें वकील भी हूँ, लेकिन खान साहब के पास बहरहाल इमरान खान साहब के पास 3 ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। एक तो जो कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है कि एट एनी स्टेज वो माजरत जिस अंदाज और जिन अल्फाज में वो कोर्ट कहना चाह रही थी वो अगर आ जाता है तो एट एनी स्टेज इट कैन बी क्लोज डाउन। दूसरी एक ऑप्शन जो अवेलेबल है इमरान खान साहब के पास, वो अपील की सूरत है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का इनका बहरहाल हक है। एनी ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक। और तीसरा एक ऑप्शन अवेलेबल है कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को, जिसको अख्तियार समाअत कहते हैं, उसके ऊपर भी अंडर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि जो पहली तारीख थी और जो पहली तारीख पे हमने जवाब जमा कराया था उसके अंदर जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को बड़ी डिटेल के साथ रेज किया था। तो जो कोर्ट्स का सेटल्ड लॉ है कि जब अख्तियार समाअत का क्वेश्चन आ जाए उसके ऊपर हमेशा अदालतें सबसे पहले अपने अख्तियार समाअत पे फैसला करती हैं, और अख्तियार समाअत पे फैसला अगर ये हो जाता है और ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडेबल नहीं है, क्योंकि सो मोटो पावर एक्सरसाइज करने का अख्तियार नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, और उसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं जो अडॉप्ट किए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें अगर कोर्ट कन्विंस हो गई तो वो फर्द जुर्म आयद ना करें और इस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप एट एनी स्टेज कर सकते हैं। तो इसलिए अभी बहरहाल ऑप्शन अवेलेबल है इमरान खान साहब के पास, और वो क्या आगे प्रोसीडिंग होती है तो ये तो वक्त बताएगा, और लीगल टीम बैठ के जो मुशावरत होगी फैसला होगा, उसके बाद फिर ये इशू प्रोसीड। अच्छा, अब देखें, ज़ाहिर है ये एक बड़ा अभी जो है वो केस जो है बहुत सारे रुख, बहुत सारी डायमेंशन जो अख्तियार करेगा। जिस तरह 3 ऑप्शंस का जिक्र आपने किया, डेफिनेटली जो बेंच है उसने भी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर सोच रखी होंगी, और उन जवाबात जो जमा कराए जाएंगे, ऑप्शन ऑप्ट की जाएगी, उसकी बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी डायमेंशन या डायरेक्शन क्लियर होगी। अब ये बताइए कि आफ्टर गोइंग ऑल दिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर सकती है उसमें उनको मुमकिन तौर पर क्या या कितनी सज़ा हो सकती है?
देखे ना, एक तो बात तो बहरहाल एक जो पूरा मीडिया पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम के लोग, ये सब एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से आउट किया जाए इमरान खान साहब को, ईसीपी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीजें मुमकिन नहीं होंगी इन हालात में कि जब सरकमस्टांसेस ऑफ द केस आपके सामने हैं। स्पेशली आज से एक महीना पहले और अभी भी एक हफ्ता पहले मरियम नवाज के आप बयानात पढ़ लो, आप उससे पहले नवाज शरीफ के पढ़ लो, राना सनाउल्लाह साहब के देख लें, बाकी लोगों के देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के मामलात में कोर्ट जो है वो क्या उस पर प्रोसीड करती है नहीं करती, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में पता चला है कि किसी ने एक इन पर्सन भी पिटीशन फाइल की है, पता नहीं वो उस पर क्या प्रोसीडिंग लेकर गए हैं। लेकिन अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबका रिकॉर्ड सामने आएगा कि देयर शुड बी सम रेड लाइन, वो सब के लिए होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के लिए तो कानून मुख्तलिफ हो जाए और बाकी लीडरों के लिए कानून मुख्तलिफ हो जाए। तो फिर ये चीज़ें बहरहाल आगे देखते हैं कि किस नहज पे जाती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं। लेकिन ये एक चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी, वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त आर्जी तौर पर डिफ़िकल्टी ज़रूर पैदा हुई है। तो आगे मैं होपफुल हूँ कि उस लेवल तक ये मैटर जाएगा नहीं। बहरहाल आफ्टर ट्रायल क्या होता है, क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं, फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, हम ये प्री जज नहीं कर सकते। ठीक है, प्री जज नहीं कर सकते। मेरे साथ रहे सर वकास अबरेज खान साहब। खान साहब, ये फरमाइए, सबसे पहले तो मैं आपको ओपिनियन लेना चाहता हूँ जो आज की सारी कार्रवाई उस हवाले से, एक वर्ड है माफ़ी का, अपॉलॉजी का, सॉरी का, वो कहीं पे भी रिटन जवाबात और आज जो भी रिमार्क्स हुए और उनकी लीगल टीम, जिस तरह हमारे साथ शोएब साहब भी मौजूद हैं, किसी भी जगह पे माफ़ी नहीं मांगी गई। इसके नुकसानात अगर होंगे तो आपके ख्याल से क्या होंगे, या कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए मुर्तज़ा साहब, ये जो तौहीन अदालत का कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, ये एक डिस्क्रिशनरी लॉ है। ये पाबंदी इख्तियार है अदालत का, जो अगर इसी जो ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 देखें तो जहाँ पे अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी शख्स जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब ठहरता है और अगर वो कोर्ट से अनकंडीशनल अपॉलॉजी को की रिक्वेस्ट करता है, ये सबमिट करता है, तो फिर उसके बाद दिस वुड बी द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करेगी, एडमिट करेगी या उसको नेगेट करके उसको सजा देगी। माजी के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें निहाल हाशमी का प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिमन में अपॉलॉजी की रिक्वेस्ट मूव की, वो उन्होंने तहरीरी तौर पे 2 दफ़ा माफीनामा सबमिट किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आज भी उनको सजा दी। 6 महीने की सजा थी और 5 साल के नाहल कर दिया गया। अब सवाल ये यहाँ पे जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये कि इसी तरह का केस था जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, और जब आप माफीनामा सबमिट करते हैं, गैर मशरूत तौर पर माफी मांगते हैं, मीनिंग देयर बाय यू आर गोइंग टू कन्फेस योर ऑफेंस कि आपने वाकई ही तौहीन की है। और अगर आपने तौहीन की है तो फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कंडोन कर दिया गया, फवाद चौधरी साहब को कंडोन कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। तो आइदर वे जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी इस्तेमाल करती हुई नजर आई। अब इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर चूंकि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एक जो मुअज्जिज जज थे, इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कैटेगोरिकली अपने रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन में इस चीज का इजहार किया कि मैं तो समझ रहा था कि एट द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये केस जो था हम इसको समाप्त कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये केस है वो जल्दी किसी सिमत में या किसी डायरेक्शन में जा सकेगा। और वही हुआ। बादियों नजर में जितनी ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थी, वो एक ही चीज की गमाज़े कासियो तर्जुमानी करते हैं। डैड इमरान इज अंडर डार्क रोज, ही इज इन लर्च एंड ही इज फेसिंग म्यूजिक बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो किसी भी स्टेज पे, चाहे वो फर्द जुर्म आयद हो जाए, चाहे वो ट्रायल स्टेज पे वो एविडेंस रिकॉर्डिंग का मरहला हो, किसी भी स्टेज पे वो की जा सकती है। इस पे भी जो डिवाइडेड ओपिनियन है, कुछ बुकला जो हमारे सीनियर बुकला हैं उनका इस बारे में यूनानिमिटी है कि वो जो है अनकंडीशनल माफी को बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जा सकती है, कुछ कहते हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ बिफोर द पासिंग ऑफ एनी वर्डिक्ट या डिसीजन अनकंडीशनल माफी हो सकती है। एक और बात मैं जरूर करूंगा, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कानून के जहाँ पे कुछ चीजें हम एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट के सामने डिमांड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जो कानून में हमारा हक दिया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं
जो कोर्ट के सामने हम सबमिसिव तरीके से आर्ग्यू करते हैं, और ये एक ऐसी चीज थी कि अगर बाय द मिस्टेक ऑफ एक्ट, बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है इमरान खान साहब से भी कोई गलती हो गई थी, तो वो सबमिसिव तरीके से हम कोर्ट के सामने अगर अपॉलॉजी करते, तो मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से उनकी ग्रेस पे कोई चीज इंपैक्ट करती है, कोई रॉन्ग इंप्रेशन या गलत इंप्रेशन जो है वो राइज होता। दूसरी चीज यहाँ पे 12 कोर्ट के अंदर ये भी चीज कही गई कि दिस इज अ मिस्टेक ऑफ एक्ट और द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, के वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थी या वो जो एडिशनल सेशन जज थी, इस चीज को समझने में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इमरान खान साहब के पार्ट में। मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक लैटिन लीगल मैथड है जो ये कहता है इग्नोरेंटिया लॉ ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेस, मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जो कानून की लाशऊरी या कानून का इदराक ना होना किसी भी सूरत में ये जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती कि आप कानून की धज्जियां उड़ा दें, आप उसकी वायलेशन करें। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल उन्होंने सर्व किया है और इनकी लीगल टीम में बड़े बड़े किस तरह मुमकिन है उनको ना बताओ, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग बैठे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर इमरान खान साहब बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के अंदर अपनी पॉलिटिकल क्वार्टर अपनी जगह बनाएं या उसको मजीद स्ट्रेंथन करें, अगर इन झगड़ों में पड़ गए तो वट एवर आई एम ऑब्जर्विंग, वट एवर आई कैन प्रेडिक्ट कि इस केस के अंदर उनको एक स्ट्रॉन्ग पुशबैक जो कोर्ट की तरफ से फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा शुएब साहब। सर ये फरमाइए कि अब ज़ाहिर आप उनके वकील भी हैं और एक लीगल टीम जो है उसका आप हिस्सा है, बड़ा फाल हिस्सा है। आप ये मुझे बताएं कि 7 दिन का वक्त दोबारा दिया गया, उस 7 दिन में आपने या आपके बाकी कॉलीग्स ने इमरान खान साहब को मशवरा नहीं दिया कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देते हैं, मामला रफा दफा करते हैं, सियासत भी आपकी जारी है, इतने मसले मसाइल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा। आई मीन डिड यू गाइस एवर डिस्कस दिस या इट वाज ऑलवेज प्लान्ड कि जी हमने माफ़ी नहीं मांगनी? तो यह है कि हमारी की जाने वाली हर गुफ्तगू वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है अपने क्लाइंट के साथ, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने क्या मशवरा दिया और उनकी क्या राय थी। अच्छा। तो ये ज़ाहिर कलेक्टिव एक जो डिसीजन होता है, हमारे सीनियर हैं हामिद खान साहब, वो इसको लीड कर रहे हैं, मैं भी उस पर शामिल हूँ, और हमने मुशावरत के जरिए जो फैसला किया है और जो जवाब बनाया है उसको हमने जमा कराया है। आगे क्या प्रोसीडिंग होती हैं, और आज जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है वो कहते हैं माफ़ी का जो है वो किसी भी स्टेज पे अगर आप, क्योंकि मखदूम अली खान साहब ने जब आर्गूमेंट्स कर रहे थे, जो माइकर्स ऑफ द कोर्ट है जिनको फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है, तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दी और ओपनली कहा कि ये बात माफ़ी वाली एट एनी स्टेज हो सकती है बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द केस। तो लिहाजा वो मतलब है कि एक तरह का ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास। लेकिन बात वही है कि हमने जो मुनासिब समझा कि इस पे रिग्रेट भी है, इस पे रिपोर्ट्स भी है, उस पर अफसोस का इजहार भी है। मेरा ख्याल है कि माइकस ने यही बात की कि इट शुड बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट और इस नोटिस को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अदलिया की इज्जत व वक़ार में इजाफा होगा, ना कि इसमें कमी होगी। ठीक है, वकास अबरेज़ साहब, सर ये फरमाएं कि अभी तक की जो कार्रवाई है, जो फर्स्ट हेयरिंग थी, फिर सेकंड थी, बाद का मौका दिया गया, आज भी जो रिमार्क्स पास हुए, उसमें एक ओवरऑल कोर्ट का या बेंच का जो है मूड और मिजाज भी सामने नज़र आता है। रिमार्क्स से बहुत सारी चीज़ें जो है आप प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, ज़ाहिर है मैटर सब्जुडिस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले से अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। कि मुझे उसमें इस तरह की एक वाइब आती है कि बारहा मरतबा फाजिल जज साहिबान ने, बेंच ने मौका दिया और वो ये चाहते हैं कि हम किसी भी किस्म के मसले ना क्रिएट करें इमरान खान साहब के लिए, वो जो गलत कर चुके हैं उस पर वो माफ़ी मांगे एंड दे आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी। जिस तरह शुएब साहब भी फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा जी एट एनी स्टेज आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतें या जज साहिबान ही चाहते हैं ऐसा ना हो, जाने बढ़ा जाए, जबकि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन जो है वो फर्म लिए हुए खड़े हैं। ऐसा ही है या मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है? To put the nail on the head, I do agree with you on that specific point। जो कि पहली भी जो हेयरिंग थी उसके अंदर भी जो पांचों के पांचों जजेस थे, they had developed the consensus of law। जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी या रिमार्क्स है उनके अंदर इस चीज की गमाजी कासियां तर्जुमानी जरूर नजर आती थी, इशारों के अंदर या इन दी हिडन वर्ड्स के आप इस मामले को रफा दफा करें, अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट करें। जो कि माजी करीब में, माजी बईद में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसके अंदर अपॉलॉजी एक्सेप्ट हुई है, एडमिट हुई है, और फिर लोगों की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसको कंडोन कर दिया गया, उनको बरी जिम्मा कर दिया गया। लेकिन जो इमरान खान साहब शायद वो जो माहौल की जो उस वक्त की जो चीजें थी उसको समझने से कासी थे, या इनको उस तरीके से शायद गाइडेंस नहीं मिली। अगर उस वक्त कर लेते तो आज ये मरहला या इस नहज पे खड़े ना होते। अब भी जो रास्ते तो तमाम खुले हैं, लेकिन
बहुत सारी चीजें हमारी सियासत के अंदर, हमारे जलसे जुलूसों के अंदर, स्पेशली जो अवाम के अंदर परसेप्शन पाया जाता है पर्टेनिंग टू इमरान खान कि वो जो है वो कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। मैं ये समझता हूं कि अगर इस मामले के अंदर वो माफी मांग भी लेते हैं, अपॉलॉजी कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब जो माहौल और सिनारियो बन चुका है, दिस वुड बी द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। ये बेंच की डिस्क्रेशन होगी, क्या उस माफी को कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट करेंगे। क्योंकि माजी में मैंने आपको एक मिसाल तो दे दी कि निहाल जी हाशमी ने जी 2 जी। दफा तहरीरी तौर पर माफीनामा सबमिट किया था, लेकिन उन्होंने उसको किसी भी तरह हाथिर में ना लाए, उनको नाअहल कर दिया। अब ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बर्निंग है राइट नाउ, व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड, और द लीगल फ्रेटर्निटी, स्पेशली जो लीगल एक्सपर्ट्स बात करते हैं, जो हमारे सीनियर्स भी हैं, कि क्या वो जो माफीनामा है, अगर ये एक तरफ इमरान खान माफी मांग लेते हैं, उनकी ग्रेस वो समझते हैं कि उसमें कोई कमी होती है, दूसरी तरफ से कोर्ट उसको एज अ कन्फेशन कंसेप्ट कर लेती है कि आपने तो अपनी गलती का इतराफ कर लिया, अब हम आपको कन्विक्ट करने जा रहे हैं, आपको नायल करने जा रहे हैं। तो व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दिस केस? दिस इज गोइंग टू बी अ रिडल। क्योंकि फिर मैं वही बात करूंगा कि डिस्क्रिशनरी लॉ के अंदर हम कोर्ट की तरफ ही हम की निगाही से देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उसके अंदर कोर्ट आइदर वे को डिसीजन दे सकती है, या तो हो कि सुप्रीम कोर्ट की एक क्लियर जजमेंट आ गई कि हर एक वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब शख्स जिसके खिलाफ एविडेंस है, या जो अपॉलॉजी भी कर लेता है, या उसे माफ कर दे, या जो अपॉलॉजी कर देगा उसके बावजूद से जो है कन्विक्ट कर ले। कोई क्लियर जजमेंट इस हवाले से नहीं है, दोनों तरफ के फैसले हैं, लोगों को कंडोन भी किया गया, लोगों को इससे बड़ी जिम्मा भी करार दिया गया, और लोगों को कॉन्विक्ट भी किया गया। लिहाजा आगे जाके जितना ज्यादा सबमिसिव होंगे, जितना ज्यादा ये कोर्ट के सामने कोर्ट से कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और मेरा ख्याल है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि अगर इमरान खान जलसे जुलूसों में इस चैप्टर पे बात ना करे, दैट वुड बी बेटर इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एज वेल एज फॉर इमरान खान, सो फॉर एज हिज प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कंसर्न। ठीक है। जलसों में इन चीजों से गुरेज करे, करे, ताकि कोर्ट को एक पॉजिटिव जस्टिस है कि 2014 में भी ठीक एक है दफा इनकी ये चीज को किया था, और इस दफा भी हम वी आर गोइंग टू कंडोन दिस। शुएब साहब, सर ये फरमाइएगा कि अब आपने एक जिक्र किया कि इमरान खान साहब 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, उनमें एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट जाना भी है। अब हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अगर आप आसान लफ्ज़ों में बता सकें कि अगर कोई उनको सज़ा होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद उनके पास राइट होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें, उसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा और क्या वायबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ होंगी इमरान खान साहब के लिए एट द सुपीरियर कोर्ट? देखें, अपील का अख्तियार तो बहरहाल हर पार्टी को होता है, वो अभी भी मौजूद है। इस आर्डर के खिलाफ भी ये अपीलेबल आर्डर है, अंडर सेक्शन 19 इंटर कोर्ट अपील होगी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा वाला आर्डर खुदा न खास्ता जो सजा वाली बात आप कर रहे हैं वो बहुत दूर है, और ये ख्वाहिश ही है बहुत सारे लोगों की, जो ख्वाहिश अल्लाह करे ना पूरी हो। तो मैं समझता हूँ कि वो भी आर्डर अपीलेबल आर्डर है अंडर सेक्शन 19। सुप्रीम कोर्ट उसको फाइनली और हतमी तौर पर देखेगी और उनका फैसला फाइनल फैसला होगा। तो इसलिए वो अपील का हक तो बहरहाल पार्टी को मौजूद है, और एडवर्सेरियल पोजीशन प्रोसीडिंग्स है, इसमें अपील का हक मौजूद है। और अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट होती है या कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स होती है, और असर नो हर तरह के तमाम आर्गूमेंट्स, तमाम चीज़ें वहाँ अंडर डिस्कशन आती हैं, और फाइनल और हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। ठीक है। अशफाक अब्रेज़ साहब, सर आपसे आखिरी सवाल ये फरमाइएगा कि अब तो ये ज़ाहिर सारा केस इमरान खान साहब के हवाले से है, और इस पर डेफिनेटली जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी वो अपने नाज़रीन से हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसी सब असना में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर इसका जिक्र हो रहा है, आर्टिकल्स भी इस हवाले से कुछ देखे मैंने, फिर सोशल मीडिया पे भी इसका जिक्र हो रहा है, और वो रेफ़र कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, उस बयान को, उस इल्ज़ाम को जो PDM के बैनर तले मरियम नवाज़ साहिबा ने लगाया एक फाजल बेंच के ऊपर, जज साहिबान के ऊपर, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने उस बेंच को रिलेट किया बेंच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग जैसी टर्म से, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेंच फिक्स कर दिया गया है। आपको याद होगा जब CM पंजाब वाला मामला था, उस पर किसी भी किस्म का एक्शन या नोटिस नहीं हुआ, जबकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी मेरे नज़दीक और बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स के नज़दीक। और इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है, जो कि एक लोअर कोर्ट की जज साहिबा, फाजिल जज साहिबा के हवाले से स्टेटमेंट सामने आई, आपके ख्याल से, मतलब जस्ट योर ऑब्जर्वेशन, उस चीज़ के हवाले से पिकअप ना करना या कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना करना और इस हवाले से करना, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आई मीन व्हाई दिस हैज़ हैपेंड इन दिस वे? हमने भी इस बारे में बात की, कोर्ट का इदारा इख्तियार बतमाद बनता है कि नहीं बनता। सेक्शन 7 को देख लें,
तो अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है तो हाई कोर्ट सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन भी एक्सरसाइज कर सकती है। अब दूसरा सवाल ये कि अगर यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती है तो उस वक्त हाई कोर्ट वो क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट की गई थी वो पूरे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में बैठे थे, मुझे एग्जैक्टली वो दिन याद है, और उस दिन तकरीबन हमने कोई आधा दर्जन प्रोग्राम्स किए थे उस इशू जी। को लेकर, एंड आई वाज वन ऑफ देम के हु होल्ड दिस ओपिनियन के इतने ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं टुवर्ड्स द कोर्ट, और जिस तरीके से एक किस्म से जजेस को थ्रेट करने की कोशिश की गई कि ये मैच फिक्सिंग है, ये बेंच फिक्सिंग है, पूरा फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते, आप लार्जर बेंच क्यों नहीं तश्कील देते, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हाँ, सेक्शन 7 को आप देखें, अगर किसी कंटेम्प्ट को गुजरे हुए 1 साल गुजर चुका है तो फिर उसको आप कॉग्निजेंस में नहीं ला सकते। आया कि ये जो कंटेम्प्ट जिसकी आपने बात की थी, ये गुज़िश्ता 1 या 1.5 माह पुरानी कंटेम्प्ट है, इस पे बिल्कुल सो मोटो जुरिसडिक्शन भी एक्सरसाइज की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो थे हमारे अपने ही दोस्त हैं नईम हैदर साहब और दीगर उनके साथी, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग से हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने रिव्यू किया था, जिसमें मरियम नवाज के, नवाज शरीफ के तमाम बयान जो गुजरांवाला जलसा में थे, पीडीएम के जितने भी, उसको स्ट्राइक कर दिया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और उनका वो जो केस था, वो काज था, वो एंटरटेन ही नहीं किया गया था, चूंकि वो पुरानी कंटेम्प्ट थी, आज से शायद 3-3 साल पहले। तो मैं ये समझता हूं कि उस पे भी जो नजरसानी की जा सकती है, अभी भी जो है सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन जो कॉग्निजेंस के हवाले से क्वेश्चन राइज किया जा रहा है डिफरेंट लीगल ज्यूरिस्ट, मैं उनको ये जरूर रेफर करूंगा कि आप सेक्शन 7 को एक दफा जरूर पढ़ें, क्योंकि ये हाई कोर्ट की कॉग्निजेंस बनती है, ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि जहां पे भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगी, चूंकि 3 तरह की कंटेम्प्ट है सेक्शन 6 में, 11 में और 12 में। जुडिशियल कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस काइंड ऑफ कंटेम्प्ट, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सो मोटो भी पावर्स दी गई है, जबकि जो 2 दीगर कंटेम्प्ट हैं उसके अंदर सो मोटो ठीक ज्यूरिसडिक्शन है। नहीं दिया गया, बल्कि कंप्लेंट हो जा सकता है, ये रेफरेंस भेजा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले कल के मैच के बाद की सूरत हाल है, और दौरान मैच जो कुछ भी होता रहा उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही अहम है इसको डिस्कस करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इल्म में बाज़ मरतबा नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे और अवामिल कार फरमा होते हैं। बहरहाल वो क्या होते हैं उस पर कोशिश करेंगे आज हम बातचीत करें। अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक ICC को एक अदद ख़त लिखने या एप्लीकेशन लिखने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो फ़ैसला किया है। वो अफ़गानिस्तान की टीम का जो कंडक्ट रहा है इन प्रीवियस मैचेस एंड दिस मैचेस, और जिस किस्म के उनके तमाशाई बिहेव कर चुके हैं, उस हवाले से पाकिस्तान अपनी जो है दरख्वास्त उनको लिखेगा, भेजेगा। लेकिन इसके साथ साथ ICC ने भी इस हवाले से एक फ़ैसला किया है, और ICC ने जो फ़ैसला किया उसमें आसिफ अली साहब और जो वो अफ़गानिस्तान के बॉलर थे उनके ख़िलाफ़ 25% जो है उनको मैच की फ़ीस की पेनल्टी दी गई है, और ग़ालिबन एक मैच जो है वो दोनों को बार किया गया है कि वो उस मैच को नहीं खेल पाएंगे। दोनों ने इसको तस्लीम किया है, और क्लास 1 या लेवल 1 का जो है उनके ऊपर ये जुर्माना किया गया है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें अब्दुल रऊफ़ साहब, साबिक़ क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वेलकम टू द शो। रऊफ़ साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो जो कुछ ये हुआ वो ज़ाहिर कंडेमेबल है, दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है और दोनों को पेनल्टी की गई है। कैसे आप एनालाइज़ करते हैं, कैसे देखते हैं, और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का और उनके तमाशाइयों का वहाँ पे जो कंडक्ट था उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि जो फास्ट बॉलर होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी अग्रेसिव होती है, और उनका काम ही जो बैट्समैन है उसको इश्तिहाल दिलाना होता है। तो अगर बैट्समैन उनके इश्तिहाल में आ जाए तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है। अगर कूल डाउन रहे तो उतना ज्यादा बैट्समैन के लिए बेहतर रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि आपने वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बॉलर देखा होगा जेन्युइन फास्ट बॉलर जिसमें अग्रेशन ना हो, क्योंकि अगर आपने अग्रेशन नहीं है तो आप फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जो आसिफ अली है उनको कूल माइंडेड रहना चाहिए था,
और उनको वो इनडिसेंसी शो नहीं करनी चाहिए थी। वो कि अफगानी बॉलर ने उनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया है, मगर उनको एज ए सीनियर बैट्समैन उसको बर्दाश्त करना चाहिए था। जहाँ तक आपने बात की कि आईसीसी की, तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी ने इसको इतना ज्यादा को स्ट्रिक्टली लिया नहीं है, क्योंकि 25% मैच फीस का जुर्माना एक नॉर्मल अगर कुछ आम भी इंसिडेंट हो तो उसमें भी यही इसी तरह का फाइन किया जाता है। तो उन्होंने कोई इसको इतना स्ट्रिक्टली देखा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो इंसिडेंट हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और क्रिकेट जो एक जेंटलमैन गेम कहलाती है उसमें इस तरह के इंसिडेंट अफोर्ड नहीं किए जाते और ना ही होने चाहिए। मगर आप उनको थोड़ा सा इसलिए मार्जिन देंगे कि हीट ऑफ द मोमेंट में एग्रेशन आ जाता है अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि जो न्यू कमर होते हैं उनमें एग्रेशन ज्यादा होता है। और आस्ता आस्ता जिस तरह ये मैचेस में आपस में बायलैटरल सीरीज ज्यादा होती जाएंगी, मैचेस ज्यादा होंगे, जो सिस्टम है सारा वो कूल डाउन होते जाएगा, और ना ही ग्राउंड के अंदर आपको इतनी तपश नजर आएगी और ना ही ग्राउंड के बाहर। ठीक है। अच्छा, अब अब्दुल रऊफ साहब ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ज़ाहिर पाकिस्तानी ज़ाहिर वो ये कहेंगे कि जी हमारा जो खिलाड़ी है जिस आसिफ अली साहब थे उनका कसूर नहीं था, बॉलर ने उनके साथ पहले बदतमीज़ी की, फिर कुछ उसने बात ऐसी की, फिर उसने कुछ इशारे ऐसे किए। एग्रेशन वाली जो आपकी बात है वो दुरुस्त है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन इट कम्स विद इट्स कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल से बाहर होंगे और एक ख़ास रेड लाइन को या हद को अबूर करेंगे तो ज़ाहिर है इश्तियाल दिलाया जाएगा और वो इश्तियाल में आ जाएंगे, वो आसिफ अली साहब हों या कोई भी खिलाड़ी हों। इस सब में ज़्यादा चार्ज या ज़्यादा पेनल्टी या सख्त सज़ा जो है वो उस अफ़गानी बॉलर के लिए होनी चाहिए थी, ना कि आसिफ अली के लिए। अगर दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों का कंडक्ट जो है वो इक्वली गलत तस्लीम किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, और मैं एज ए स्पेक्टेटर बात नहीं करूंगा, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन बात करूंगा। और डेफिनेट जो आईसीसी ने अपना अपॉइंट किया होता है मैच रेफरी, वो इंतहाई सीनियर आदमी होता है और उसके पास टोटल जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका ख्याल रखना उसको होता है, और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको बिल्कुल उसी हालत में लागू करे। अगर उसने दोनों को 25% मैच फीस का जुर्माना किया, जो भी उसने फाइन किया वो एज इट इज इक्वली किया, तो इसका मतलब है फॉल्ट दोनों तरफ से था। इसमें जो बाहर क्राउड है या अफगान शायकीन तो कहेंगे कि आसिफ अली का कसूर है, और पाकिस्तानी शायकीन कहेंगे कि वो उनके जो फास्ट बॉलर है उनका कसूर है। तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी इस चीज को नहीं देखती। आईसीसी के मैच रेफरीज उसी कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हैं जो उन्होंने लागू किया होता है, और उसी के मुताबिक वो फैसला करते हैं। तो उसके मुताबिक उन्होंने दोनों को इसमें कसूरवार पाया और दोनों को उन्होंने इक्वली पनिश की है। तो जहाँ तक बाहर का मामला, तो बाहर फिर मेरा ख्याल है कि आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, आपको अपना अग्रेशन ही कंट्रोल करना पड़ेगा और दोनों तरफ ही कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खेल के मैदान में बजाय स्पोर्ट्स का मतलब ही यही है कि आपस में जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जाए, आपस में दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए जाएं और आपस में जो बायलैटरल आपके रिलेशन है उनमें बेहतरी लाई जाए। अगर स्पोर्ट्स के मैदान में आप लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे और एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर देंगे और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को इस तरह इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों मुल्कों को नुकसान है और फायदा किसी में का नहीं है। बेहतर यही है कि दोनों के ताल्लुकात को मामूल पे रखा जाए और इसको इतना ज्यादा बढ़ावा ना दिया। दोनों के ताल्लुकात को मामूल पे रखा जाए। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल आप हमारे साथ मौजूद थे। साहब के टेस्ट क्रिकेटर ने अपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खत्म हो जाता है प्रोग्राम का वक्त। आपको हालात हाजरा से यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।